हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक का क्या नाम है, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। आज की क्लास को अपन एक स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यार, आपने भी देखा होगा कि अपना जो रूम होता है, अपना जो घर होता है, वो अपने आप गंदा हो जाता है लेकिन कभी भी अपने आप साफ नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई अपना रूम गंदा अपने आप क्यों हो जाता है, साफ अपने आप क्यों नहीं होता। तो इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा हम थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम गंदा रूम साफ रूम ऐसे बात नहीं करेंगे, साइंस में ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसके लिए कुछ वर्ड होते हैं, तो उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, आपने ये वर्ड सुने भी होंगे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनको समझने की कोशिश करेंगे अपन। तो ये जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, बहुत आसान है यार। ये वर्ड ऐसे बेकार बेकार से यूज करते हैं ना साइंस वाले, वो ग्रीक वगैरह से उठा के ले आते हैं, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है आसान सी चीज। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? तो इस वर्ड का ओरिजिन देखते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, ये आया है इस वर्ड से, स्पॉन्टे से। और जो ये वर्ड है स्पॉन्टे, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लो, ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। तो स्पॉन्टे का मतलब क्या है? तो स्पॉन्टे का मतलब होता है कि भाई कोई चीज, कोई अपने मन से किसी काम को करता है तो उसको बोलता है स्पॉन्टे। ग्रीक में बोलते थे, है ना। जैसे आप अगर अपने मन से डॉक्टर बनना चाहते हो, अपने मन से आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हम बोलेंगे कि जो आप कर रहे हो वो स्पॉन्टे है या स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती करा रहा है, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, फिर भी आपको इंजीनियर बनाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि नॉन स्पॉन्टे है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ रही है बात? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस का मतलब जो चीज अपने आप हो, मतलब जिसमें किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े, मतलब दूसरे की जरूरत ना रहे, किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस ना रहे, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और जिसमें जरूरत पड़े तो उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई काम अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। जैसे जैसे रूम गंदा हो रहा है, कैसा प्रोसेस है? यस, स्पॉन्टेनियस। रूम साफ कर रहे हैं हम, तो उसमें हम कर रहे हैं तभी वो साफ होगा, तो कैसा प्रोसेस हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे इस दुनिया में बहुत तरीके के, बहुत प्रोसेस है। जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज का टूटना होता है, स्पॉन्टेनियस वो अपने आप होता है। ऐसा हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़े, मतलब थोड़ी सी हल्की स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़े, लेकिन एक बार एनर्जी दे दी तो चलता रहेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी चीज का जलना, तो जलना क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थोड़ा सा एक बार इनिशिएशन दे दिया, वो जलता रहेगा। लकड़ी है, लकड़ी चलती रहेगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं, ऐसे काम को बोलते हैं जो अपने आप हो रहा है, जिसमें बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, और जिसमें लगातार बाहर की से किसी की जरूरत पड़ रही है, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेफिनेशन देता हूं, फिर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कुछ और एग्जांपल के साथ। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहां पे लिखते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इज सेड टू बी, एक प्रोसेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। उसको हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं कब? स्पॉन्टेनियस इफ इट इज अकरिंग, इफ इट इज अकरिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बाहर से कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, बाहर से कोई उसको एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक चीज ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार हमें इनिशिएशन देना पड़ता है, स्टार्टिंग में कुछ हल्का सा, मतलब थोड़ा सा एनर्जी देके उसको स्टार्ट कराना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने आप हो रहा है, एक बार थोड़ा सा पुश कर दिया, फिर वो अगर अपने आप हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? जैसे एक पहाड़ पे एक बॉल रखी हुई है, पहाड़ है,
पहाड़ पे, जैसे पहाड़ है और पहाड़ पे एक बॉल रखी हुई है, तो ये मान लो पहले यहाँ पे है, तो इसको बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, जैसे पुश कर दे नीचे आ जाएगी, है ना। तो प्रोसेस कैसा होगा, नीचे आना, स्पॉन्टेनियस। अगर इस बॉल को ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है इस बॉल को, तो आप जब तक इस पे फोर्स लगाओगे तब तक ये ऊपर जाएगी, आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया नीचे आ जाएगी, है ना। तो ऊपर ले जाना इस बॉल को, वो कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि आपको लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें बस एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ा सा इनिशिएशन दो, ये अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को कैसे डिफाइन करें, तो सो व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलेंगे अपन, बोलो यार, प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट और कंटिन्यूअस एनर्जी या एक्सटर्नल हेल्प, कंटिन्यूअस एनर्जी और एक्सटर्नल, दिख रहा है क्या वहां पे, यस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रिक्वायर टू अकर, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जिस काम को करने में लगातार किसी की जरूरत पड़े, लगातार आपको मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आपको अपने घर की पानी की टंकी भरनी है, पानी की टंकी इसको भरना है, तो पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन ऊपर से नीचे लेके जाना तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, हाँ या ना। तो मोटर, ये जो मोटर है, जब तक मोटर काम करे तब तक पानी ऊपर जाएगा, अगर ये रुक गई तो तो ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। तो प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। गाड़ी चला रहे हो आप, कार चला रहे हो, कार के अंदर जब तक आप इंजन चालू रखोगे तब तक वो चलेगी, तो प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक जाएगी। समझ में आ रही बात। तो उसको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप हो रहे हैं इस दुनिया में उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्यों है, ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो चीज अपने आप हो रही है तो क्यों हो रही है। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन है कि भाई हमारा रूम है वो अपने आप गंदा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो साइंस में, केमिस्ट्री में क्या होता है, बार बार हम हर जगह पे ये बोलते हैं कि हर एक चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करो तो कोई भी चीज है, ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि स्टेबल है। ये ऐसा क्यों हुआ, स्टेबल है। ये 5-6 मेंबर की रिंग क्यों बना, स्टेबल है। ये क्यों हो रहा है, स्टेबल है। ये प्रोडक्ट क्यों बना, स्टेबल है। हर जगह हम स्टेबिलिटी को सामने ला के रख देते कि लो ये स्टेबिलिटी है, हर एक चीज का रीजन स्टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आपको मजेदार चीज बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछे ये क्यों हो रहा है, इन दोनों में से ये क्यों हुआ, तो स्टेबिलिटी, है ना। कहीं ना कहीं उसका पीछे का रीजन स्टेबिलिटी होता है। तो हम अभी भी ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो रूम गंदा हो रहा है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो स्टेबल होना चाहती है कोई चीज, इसलिए हो रहा है। एक रीजन रहता है, लेकिन इससे बड़ा रीजन है। वो बड़ा रीजन क्या है उसको समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अनस्टेबल होके भी, अनस्टेबल हो रहे फिर भी वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दे रहा हूँ एग्जाम्पल, 1 मिनट दीजिए, पानी पी लेता हूँ फिर आगे चलेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्यों हो रहा है। तो हमने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर, या कहीं पे भी हम बोलते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। जैसे बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि पहले एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होती तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कम है, और यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे मोर एनर्जी, और यहाँ पे लेस एनर्जी। तो कोई भी चीज है ना, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आना चाहते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज है ना ऊपर से नीचे आना चाहती है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ऊपर से नीचे आना चाहिए। क्योंकि कम एनर्जी मतलब स्टेबल, जैसे पेन है ऊपर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे आना चाहेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा, नीचे एनर्जी कम। तो हम ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, क्या मैक्सिमम टाइम बोलते हैं केमिस्ट्री में, तो कि भाई कोई भी चीज, ये प्रोसेस क्यों हो रहा, क्योंकि
वो स्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे हो गया? पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई। स्टेबल मतलब एनर्जी को कम करना, सब अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के। अब देखो, अगर कोई चीज अपनी एनर्जी कम करेगी तो उसको ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी, तो एनर्जी को क्या करेगी? निकालेगी। एनर्जी निकलते तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे अपन? एक्सोथर्मिक। तो इसके अकॉर्डिंग, इस जो हम बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी। अगर मैं बात करूं, अगर इसी के साथ बात कर लोगे यहीं पे, अगर मैं बात करूं यहां पे, चलते चलो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस की, एंडोथर्मिक में क्या होता है? लेस एनर्जी है पहले, और बाद में क्या हो जाती है? मोर एनर्जी। अब देखो, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो चीजें अनस्टेबल होगी। तो हम, कोई चीज अनस्टेबल होना चाहेगी क्या? कोई चीज अनस्टेबल होना चाहेगी क्या? कोई चीज अनस्टेबल होना चाहेगी क्या? मैं यहीं पे हूं, कोई चीज अनस्टेबल होना चाहेगी क्या? हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम तो बोलते हैं हर एक चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है ना? तो स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं इसलिए कोई भी काम होगा, हम ऐसा समझते हैं। सिंपली क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ये बोलना चाहता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि यार दुनिया में जो भी काम हो रहा है ना वो स्टेबिलिटी पाने के लिए होता है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ये गलत है बात। हाँ होते हैं, चीजें स्टेबिलिटी पाना चाहती है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि चीजें अनस्टेबल होती है, फिर भी वो काम हो जाता है, फिर भी वो चीज हो जाती है। आप बोलोगे कैसे? एग्जाम्पल तो हमें, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पानी है, पानी इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? पानी इवेपोरेट होता है ना भाई। अब पानी इवेपोरेट होता है तो एनर्जी को वो लेता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी कम है, जब वो गैस बन गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई, यस, वो अपने आप हो रहा है। तो कई ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी बढ़ जाते हैं, वो फिर भी हो जाते हैं अपने आप। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एनर्जी से हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज होगी या नहीं होगी, या ये काम हो रहा है तो जरूरी नहीं होते कि वहां पे कि एनर्जी कमी हो रही हो, कई बार एनर्जी बढ़ जाती है फिर भी वो काम होता है। तो सिंपली ये बोलना चाहता था। तो एनर्जी से हम नहीं बता सकते हैं, शॉर्टकट में एनर्जी हमें ये नहीं बता सकती कि ये काम होगा या नहीं होगा, एनर्जी हमें नहीं बता सकती। ठीक है, तो कौन बताएगा? तो हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, वो हमारी यहां पे हेल्प करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि भाई इस दुनिया में है ना, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। हाँ? एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को समझते हैं। तो देखो यार, पहले मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखवा देता हूँ, फिर एंट्रोपी को अच्छे से समझाऊंगा एंट्रोपी क्या चीज है। तो पहले लिखते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें किसके बारे में बताएगा? ये हमें बताएगा कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो क्यों है। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज होगी तो होगी या नहीं होगी, ये चीज पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस ये बताता था अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कितनी हीट लगेगी, कितना वर्क डन होगा, कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तीन चीजों के बारे में बताता था। वो कभी भी ये नहीं बताता यहां से यहां जाना अलाउड है भी या नहीं, यहां से यहां जा भी सकते हो नहीं जा सकते, ऐसा यहां जाना होगा या नहीं होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें हमारी हेल्प करता है, वो हमें बताता है कि भाई ये चीज है पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कई बार मैं बोलूं कि मेरा रूम अपने आप साफ हो जाए, हो ही नहीं सकता, अपने आप हो ही नहीं सकता, है ना? तो सेकंड लॉ हमें बताएगा कि कौन सी चीज अपने आप हो सकती है, कौन सी चीज अपने आप नहीं हो सकती। मजेदार चीज है इसलिए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? कभी भी कोई भी प्रोसेस होगा उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। इस दुनिया की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। अब ये एंट्रोपी क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर सेकंड लॉ पे फिर से आएंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी
हाँ, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को समझते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी एस से डिनोट करता है एंट्रोपी को। सो व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? तो यार सिंपली बहुत आसान आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड लोग क्या बोलता है, इस दुनिया की हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी, कोई भी काम होगा उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ऐसे चुपचाप खड़ा हो गया, तो मेरे अंदर डिसऑर्डर नहीं है, मैं ऑर्डर तरीके से खड़ा हूं। अगर मैं इधर उधर भागने लग गया, कुछ हिलने फिरने लग गया, तो मैं रैंडम मूवमेंट कर रहा हूं, है ना, मैं डिसऑर्डरनेस आ गई मेरे अंदर। तो एंट्रोपी हमें बताती है कौन सी चीज कितनी ऑर्डर्ड है और कितनी ज्यादा रैंडम है। समझ में आ रही है बात? तो एंट्रोपी हमें बताएगी। अगर आप क्लास में चुपचाप बैठे हो तो पूरी क्लास के अंदर ऑर्डर है, एंट्रोपी कम है। क्लास इधर उधर भागने लग जाए, बात करने लग जाए, तो क्लास के अंदर क्या रहेगा, डिसऑर्डरनेस रहेगी, है ना, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा। अगर ऑर्डर है तो एंट्रोपी कम। सेकंड लोग क्या बोलता है कि भाई हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी इस दुनिया की, मतलब इस दुनिया में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें हमेशा एंट्रोपी बढ़ रही है, जो अपने आप हो रही है। जैसे आपका रूम है, आपका रूम अगर बिल्कुल साफ सुथरा है तो ऑर्डर्ड है, और जब गंदा हो गया तो डिसऑर्डर हो गया, रैंडमनेस आ गई उसमें। तो इस दुनिया में जो काम अपने आप होंगे उसमें हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, हमेशा डिसऑर्डरनेस। यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, एंट्रोपी है, वो इंक्रीज कर जाती है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कांच का गिलास अगर उसको गिरा दिया तो सारे पार्टिकल पहले ऑर्डर थे, एक जगह पे फिक्स थे, ऐसे थे चुपचाप, और जैसे आपने उनको अलग कर दिया सारे बिखर गए, दूर दूर हो गए, तो डिसऑर्डरनेस आ गई, रैंडमनेस आ गई उसके अंदर। और एग्जांपल लेता हूं, और जैसे आपके पास है ना, आपके पास है ना दो गैस है, अलग अलग है तो ऑर्डर्ड है, अगर वो आपस में मिक्स हो गई तो रैंडमनेस आ गई, डिसऑर्डर आ गया उसके अंदर। पहले ऑर्डर थे, अब जब मिक्स हो गई तो डिसऑर्डरनेस हो गई, एंट्रोपी बढ़ गई। सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल एक जगह पे है तो ऑर्डर है, गैस में पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं तो डिसऑर्डर, वहां एंट्रोपी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी? गैस की। सॉलिड की कम, लिक्विड की बीच में। ठीक है, एंट्रोपी थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको, हल्का हल्का? तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इट्स अ मेजर, इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, randomness, it's a measure of randomness, randomness और disorder। ये हमें ये बताएगी कोई भी चीज जिसकी, ये हमें कभी भी ये बताएगी कि ये चीज, ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर ऑर्डर है या कम है, ऑर्डर के बारे में बताएगी, रैंडमनेस के बारे में बताएगी। दिख रहा है ना डिसऑर्डर? यस, क्लियर है? तो एंट्रोपी हमें बताते हैं कि इस चीज के अंदर डिसऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो एंट्रोपी की वैल्यू हमें बताएगी। तो एंट्रोपी से हमें पता लगता है। अब ये जो एंट्रोपी है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस, ये होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू, क्यू क्या है? हीट, टी क्या है? टेम्परेचर। तो डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। मतलब मान लो एक सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास कुछ भी है, कुछ भी मान लेते हैं, इसको हमने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की, इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हीट सप्लाई करी, इसकी एंट्रोपी कितनी चेंज हुई? तो डेल्टा इसका फॉर्मूला हुआ क्यू रिवर्सिबल बाय टी। समझ में आई बात? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, इसका फॉर्मूला है एंट्रोपी का। ये आया कहां से है? तो एक चीज होती कार्नोट इंजन, ये जो सेकंड लॉ जिस बंदे ने दिया ना उसका नाम था क्लॉसियस। तो क्लॉसियस कार्नोट इंजन पे काम करता था, तो जब वो कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहा था तब उसको ये टर्म मिली थी, और जब ये टर्म मिली उसको पता लगा कि यार ये तो स्टेट फंक्शन है, ये क्या है? ये जो चीज है ये क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यहां लिखता हूं, ये जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये जो चीज है ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, यस ये स्टेट फंक्शन है। उसको कैसे पता लगा? उसको पता लगा कैसे? आपको ये पता है अगर कोई चीज है, अगर 1 से 2 पे गए और 2 से अगर वापस आ गए
टू से अगर वापस उसी जगह पे आ गए तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो उसको यहां से पता लगा कि जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी है वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। हाँ मतलब ये किसी चीज के बारे में हमें बता रहा है, लेकिन किस चीज के बारे में, तो बाद में उसको पता लगा कि ये जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी है ये हमें रेंडमनेस के बारे में बताता है, ये जो चीज है ये पूरी, तो उसने इसका नाम दे दिया। तो पहले ये चीज आई थी, उसके बाद इसको नाम दिया गया था एस, एंट्रोपी, डेल्टा एस। समझ में आ रही है बात? तो इसने ये जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी है इसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी, सही है। इसमें कभी भी डेल्टा एस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी आप नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि क्यू इरिवर्सिबल बाय पाथ, ये पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन नहीं होता है, नॉट स्टेट फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। अभी कहां से आया, वो आपका कार्नोट इंजन में है। कार्नोट इंजन अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी बुक को देखो, वहां पे आपको पता लगे कहां से आया। तो वहां से एंट्रोपी की इजाद हुई, वहां से एंट्रोपी के बारे में पता लगा था, वहीं से क्लॉसियस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें दिया था। तो एक दो चीजें हैं समझने की कि डेल्टा एस है, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है, और इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट्स अ स्टेट फंक्शन। दूसरी चीज एंट्रोपी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं, अगर हमारे पास चीजें ज्यादा तो रेंडमनेस भी ज्यादा, हाँ या ना, क्योंकि अगर मान लो एक ही चीज है तो इसके अंदर कितना डिसऑर्डर हो सकता है, बस यहां से थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट कर रहा हूं वही डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे मेरे जैसे लाखों आदमी है तो थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस आपको फील होती है ना। तो जितनी ज्यादा चीजें, जितना ज्यादा सब्सटेंस उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस। तो इसलिए हम बोलते हैं एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे। इसलिए एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, सामने देखना, अपने पास ये प्रेशर है, इस तरफ वॉल्यूम है, मैं स्टार्टिंग में यहां पे हूं, मान लो मेरे पास गैस है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, स्टेट 1 पे हूं, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, स्टेट 2, ठीक है, यहां से यहां आया। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ऐसे आ सकता हूं, और एक तरीका यह है कि वॉल्यूम को चेंज ना होने दो, वॉल्यूम से प्रेशर डिक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया। तो एक ये रास्ता है कि ये रास्ता है, तो ये जो फर्स्ट रास्ता है इसको मैं बोलता हूँ ये रिवर्सिबल पाथ है, और ये जो दूसरा रास्ता है इसको ए नाम दे देता हूं, ये बी पाथ है, इसको इरिवर्सिबल पाथ बोल रहा हूं, सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, रिवर्सिबल पाथ है और एक इरिवर्सिबल पाथ है, रिवर्सिबल पाथ का ए से डिनोट कर रहा हूं, इरिवर्सिबल पाथ को बी से डिनोट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस बोल सकते हैं, वो किसके लिए डिफाइन है, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, बोलो, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, किसके लिए डिफाइन है, रिवर्सिबल के लिए, इसके लिए नहीं है क्या, नहीं, ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। देखो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी होती है स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन, और जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, वो कहां से आए वहां पे आप वहां यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, रिवर्सिबल पाथ से पहुंचे, इरिवर्सिबल पाथ से पहुंचे, उसको फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी आओ, स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो एंट्रोपी इसमें भी चेंज होगी, इसमें भी चेंज होगी, ये क्या लॉजिक बना कि आप इसमें एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, या इसके लिए एंट्रोपी नहीं होगी, क्यों, आप यहां से यहां आए ना तो एंट्रोपी तो चेंज होनी होनी है, अब कितनी चेंज होगी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो कहने का मतलब ये कि एंट्रोपी चेंज होगी वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, लेकिन जब उसको निकालेंगे तो जो हीट हमें यूज करनी है वो यूज सिर्फ क्यू रिवर्सिबल करते हैं, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हम बोलेंगे, पहले समझो, देखो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल क्या बोल रहा हूं मैं भी, इनिशियल स्टेट 1 थी, इसके लिए भी 1 थी, फाइनल स्टेट
इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2, तो दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। तो इसके लिए डेल्टा एस में जो चेंज आया डेल्टा एस ए, और इसमें चेंज आया डेल्टा एस बी, दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला क्यू बाई टी, मैंने बोला क्यू रिवर्सिबल बाई टी। चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस से जाओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाओ, उसमें जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। और अपना जो एंट्रोपी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लो पी और वी है सेम, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा, तो एक रास्ता ये है, ए पाथ है, यहां से यहां आया, यहां से आया, ये बी रास्ता, ये सी रास्ता, यहां से यहां आया, यहां से डी आया। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं डेल्टा एस ए, डेल्टा एस बी, डेल्टा एस सी, डेल्टा एस डी, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो आपको पता है इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सभी में सेम, तो सभी में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, सेम रहेगा। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो। देखो स्टेट फंक्शन को निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एक मजेदार चीज बताता हूं, मान लो एक गैस है, गैस है, उसको हमने एक्सपेंड कराया, उसकी वॉल्यूम चेंज हुई, ठीक है। मैं डेल्टा यू निकालने जाऊंगा, तो डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एन सीवीएम डेल्टा टी। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसमें जो हीट कैपेसिटी होते हैं वो तो होते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी ना है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ी ना यूज कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत लॉजिक है। अपन ये कहे टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, है ना, T1 से T2, और वो कैसे भी जाए, रिवर्सिबल तरीके से, इरिवर्सिबल, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, स्टेट फंक्शन ये बोलता है कि यहां से यहां आओ, कैसे भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आओ आप, रिवर्सिबल पाथ से आओ, इरिवर्सिबल, पहले प्रेशर को कम कर लो, वॉल्यूम को कम कर लो, इसको ये कर लो, उसको वो कर लो, कैसे भी आओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आओ, वॉल्यूम को चेंज करके आओ। अगर आप यहां से यहां आए, तो जो जो क्या बोलते हैं, जो चेंज आएगा, जो डेल्टा यू होगा, जो जो स्टेट फंक्शन है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। और उसको निकालने के लिए हम एक अलग पाथ को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे डेल्टा एच पे हम क्या बोलते हैं, एन सीपीएम डेल्टा टी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं, जरूरी नहीं प्रोसेस वैसा ही होना चाहिए जैसे वो डिफाइन हो रहे, वो निकालने का उनका तरीका है। आप प्रोसेस को कैसे भी कराओ, लेकिन जब आप उसको निकालोगे तो कैसे निकालना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अगर यहां से यहां जाओगे तो वैल्यू में सेम, मतलब कैसे भी जाओ पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, स्टेट फंक्शन है तो कोई भी चीज। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो रिवर्सिबल पाथ से जाओ, इरिवर्सिबल पाथ से जाओ, किसी से जाओ, लेकिन जब अब हम उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्यू रिवर्सिबल बाय टी की मदद से।